नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम आपको बताएं। वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी देंगे। एक्सप्रेस को जहां पीएम मोदी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन दिखाएंगे हरी झंडी, जहां आज भोपाल में करीब 7 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी सेना के संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में भी शामिल होंगे। तो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भोपाल में करीब 7 घंटे रहेंगे और एक और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। तो एक और ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए यह विशेष कार्यक्रम निर्धारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ी सौगात देने वाले हैं आज अपने भोपाल दौरे के दौरान। इसी के साथ पीएम मोदी सेना के संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में भी शामिल होंगे। तो भोपाल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री सेना के संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में भी शामिल होंगे। तो भोपाल का ये दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां 2024 से पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरों पर हैं और इसी के चलते आज वो भोपाल का दौरा करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां आज भोपाल में करीब 7 घंटे का वक्त बिताने वाले हैं प्रधानमंत्री, और ऐसे में ये अपने आप में खास होने वाला है उनका दौरा। दिल्ली से अगली अपडेट, कंझावाला मामले में चार्जशीट आज होगी दायर। कंझावाला मामले में आज पुलिस दायर करेगी चार्जशीट। दिल्ली पुलिस आज चार्जशीट दायर करेगी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था, 1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करने को कहा था। लड़की को कार से घसीटने का ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले में आज चार्जशीट दाखिल की जाएगी। किस किस को दोषी करार दिया गया है इस चार्जशीट में स्पष्ट रहेगा। तो दिल्ली पुलिस आज चार्जशीट दायर करेगी और ऐसे में 1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया था और आज चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसी के साथ लड़की को कार से घसीटने का ये पूरा मामला था। इस पूरे मामले में जांच हुई है कि आखिर क्या सत्यता है और उसके आधार पर चार्जशीट तैयार की गई है। आज वो चार्जशीट दायर करेगी दिल्ली पुलिस। इस चार्जशीट में किस किस को दोषी करार दिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस आज दायर करेगी चार्जशीट। लखनऊ से अब खबर, यूपी में अवैध अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का डंडा। अवैध वाहन स्टैंड, अवैध वसूली के खिलाफ होगा एक्शन। सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। प्रदेश में आज से 15 अप्रैल तक चलाया जाएगा अभियान। मुख्यमंत्री के आदेश पर 15 दिन तक चलेगा अभियान। तो सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रदेश में आज से 15 अप्रैल तक चलाया जाएगा ये विशेष अभियान। तो मुख्यमंत्री के आदेश पर 15 दिन तक यह अभियान चलेगा, जहां यूपी में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चलेगा। तो अवैध वाहन स्टैंड, अवैध वसूली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, 15 दिन का ये अभियान होगा और किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास करती आई है कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी अवैध तरीके से अतिक्रमण हो, अवैध तरीके से वसूली हो रही हो और खास तौर पर डग्गा मार वाहन जो अवैध तरीके से स्टैंड बनाकर उत्तर प्रदेश के अंदर से संचालित होते हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज से 15 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को शामिल किया गया है। और लगातार शासन प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी हुए थे कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जहां कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया जाए। अवैध तरीके से टैक्सी स्टैंड,
टेम्पो स्टैंड, उसके अलावा बस स्टैंड जो संचालित हो रहे हैं उनको हटाकर कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग सड़क के ऊपर कब्जा कर लिए हैं, कहीं पर लोगों ने दुकानें बना ली है, कहीं पर लोगों ने घर बना लिया। ऐसे में वाहन चालकों को, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उन तमाम चीज़ों से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 15 दिन के लिए एक बड़ा अभियान चलाएगी, जिसमें बुलडोजर भी गरजता हुआ नजर आएगा। तमाम जो अवैध तरीके से टैक्सी स्टैंड चलाने वाले लोग हैं, चलवाने वाले लोग हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी FIR की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उनको जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े जिलों की बात कर ले, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, या फिर दिल्ली NCR के आसपास के गाजियाबाद, नोएडा हो, मेरठ हो, इन जिलों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि अक्सर इन जिलों में देखा जाता है कि लोग जाम की समस्या का जो है लगातार शिकायतें कर रहे हैं, जाम से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए, अवैध वसूली से निजात दिलाने के लिए, अवैध अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए सरकार ये 15 दिनों का जो निर्देश सरकार की तरफ से जारी किया कि 15 दिनों तक लगातार बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। अब देखना होगा जब आज से ये अभियान की शुरुआत होगी तो सबसे ज़्यादा कहां पर कौन कौन से जिलों में कार्रवाई होती है, या फिर जिन अधिकारियों के कंधों पर सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है कि उत्तर प्रदेश को अवैध अतिक्रमण मुक्त वो बनाएंगे, अवैध टैक्सी और ऑटो स्टैंड जहां से संचालित होते हैं उनको हटाने का काम करेंगे। क्या वो अधिकारी सरकार के दिए हुए निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए नजर आते हैं, या फिर जो अधिकारी, हमेशा देखा जाता है कि अधिकारियों की ही हिला हवाली से इस तरीके के व्यापार फलते फूलते हैं कि सड़क पर अतिक्रमण हो जाता है, अवैध स्टैंड संचालित होने लगते हैं, उनको जो है हटाने की बजाय उनको संरक्षण देते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल ये 15 दिन का बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। बिल्कुल। इस अभियान को लेकर कैसी जागरूकता है फिलहाल पहले से, नीलेश? देखिए, इससे पहले भी समय समय पर उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े अभियान चलाए गए हैं। सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश भी जारी हुए हैं कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर सड़क के किनारे या अवैध तरीके से टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड बनाकर संचालित करवा रहे हैं, उनको चेतावनी दी गई है। कई बार उनको हटाया भी गया है, यहाँ तक कि FIR की कार्रवाई भी की गई है। अगर वही लोग फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में अगर वही कार्य करते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं इस बार बड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि NSA की भी कार्रवाई की जाए, गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए। अगर सरकार के जिला प्रशासन के नियमावली को कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है और अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गतिविधियों को संचालित कर रहा है, चाहे वो टैक्सी संचालन के मामला रहा हो, बस स्टैंड संचालन का मामला हो, या फिर सड़क के किनारे कब्जा कर अवैध तरीके से पटरी दुकानों को लगवाने का मामला रहा हो, उन दुकानों से वसूली का मामला रहा हो, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर अभियान चलाया जाएगा। जो भी सरकार के निर्देशों को नहीं मानेगा, जिला प्रशासन के निर्देशों को नहीं मानेगा, तो ऐसे में भारी पुलिस बल के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ये अभियान चलाया जाएगा और नियमों को ना मानने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और बार बार जो ये दोहराता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर NSA भी लगाया जाएगा। सफल बनाने के लिए। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी BSP। आज पार्टी के कई अभियान और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। कल BSP राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगी। कल BSP कार्यालय में सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी। आगामी चुनाव के लिए BSP तेज तर्रार महिलाओं की टीम तैयार कर रही है। BSP बूथ स्तर पर महिलाओं की विंग तैयार कर रही है। तो BSP की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि इस बार निकाय चुनाव में हिस्सा लेगी और न केवल हिस्सा लेगी बल्कि सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया जा रहा है। और ऐसे में तैयारियां तेज है BSP की तरफ से। क्या कुछ जमीनी स्तर पर तैयारियां, अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश बने हुए हमारे साथ। नीलेश, देखिए किस तरीके से BSP जो है निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है। महिलाओं की एक स्पेशल विंग तैयार की जाएगी, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्या बड़ी रणनीति के तहत BSP काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती प्रयास करती रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है, कल जो है एक बड़ी बैठक पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के प्रभारी मौजूद रहेंगे, कैडर के लोग मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। साफ तौर पे जो है रणनीति तैयार करने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि अगर महिलाओं को हम अपने खेमे में ले आते हैं तो चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव हो, उन तमाम दोनों चुनावों में बेहतर परफॉर्मेंस बहुजन समाज पार्टी कर पाएगी। क्योंकि महिलाओं
कि जहां पर भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। अगर एक परिवार से एक महिला किसी पार्टी के साथ जुड़ती है तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार का वोट बैंक उसी पार्टी की ओर खिसक जाता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का विशेष प्रयास बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रहेगा। और खासतौर पर अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करें तो नगर निकाय चुनाव में भी बड़े पैमाने पर महिलाओं को टिकट देकर मैदान में उतारने का काम कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। क्योंकि नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो नगर निकाय चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मैच माना जा सकता है। तो ऐसे में सभी पार्टियां, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। खासतौर पर अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो पिछड़ा वोट बैंक उनके साथ हमेशा से रहा है। करीब लगातार पिछड़ों की राजनीति जो है मायावती करती हैं। इस बार जो है पिछड़ों की राजनीति के साथ साथ महिलाओं को भी भागीदारी देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक को बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाना है। पार्टी में अगर महिलाएं मजबूती के साथ रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मायावती लगातार कहती आई हैं कि उनकी पार्टी में महिलाओं को विशेष तौर पे आमंत्रित किया जाएगा, महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़कर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर ऐसा बहुजन समाज पार्टी में इस बार होता है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा। और नगर निकाय के चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी महिलाओं को विशेष तौर पर टिकट देने का काम करती है तो ऐसे में 2024 के में जो होने वाले लोकसभा चुनाव हैं उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कल पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है उसमें खासतौर पर कैडर के लोगों को बुलाया गया है। कैडर के लोग ही तय करते हैं कि बूथ स्तर पर किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना है और महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करानी है। उन तमाम चीज़ों को लेकर कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए इस बैठक के जरिए भी रणनीति पर मंथन किया जाएगा और कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है। जो रणनीति हमेशा से बीजेपी की रही है, बीएसपी भी देखिए उसी के तहत काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि सीधा जनता से कनेक्ट एक बनाया जा सके। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और चाहे वो 2014 का चुनाव रहा हो, 17 का चुनाव हो, 19 का रहा हो और 22 का रहा हो, एक के बाद एक तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई और पूर्ण बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुए हैं। कहीं ना कहीं वही रणनीति को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी भी अब महिलाओं को पार्टी के साथ विशेष तौर पर जोड़ने का काम कर रही है। महिलाओं को अगर पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और लोगों में विश्वास भी पैदा होगा। एक और जहां जमाना था कि महिलाओं को लोग घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे, अब महिलाएं चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या फिर नौकरी पेशे का क्षेत्र हो, हर जगह महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जिस तरीके से पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महिलाओं को टिकट देकर प्राथमिकता दी कि महिलाएं मैदान में उतरेंगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है और ज़्यादा सुनिश्चित हो जाएगी। उसी तर्ज पर जब है अब बहुजन समाज पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है कि महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और महिलाओं को नगर निकाय के चुनाव के मैदान में भी उतारा जाए, तो सीधा संदेश देने का काम है कि महिलाओं को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के साथ जोड़ा जाए ताकि 2024 में होने वाले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। और जिस तरीके से पिछले अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिसका सीधा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिला था। इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले मैदान में उतर रही है, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए महिलाओं की भागीदारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी पार्टियों की होती है। अगर महिलाओं को आप साथ जोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को साथ जोड़ लेते हैं। तो ऐसे में महिलाओं पर सभी पार्टियों का विशेष फोकस रहा है और इस बार भी नगर निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उस पर महिलाओं के साथ पार्टी को जोड़ने की जिम्मेदारी किस तरीके से अपने अपने नेताओं को पार्टी की तरफ से दी गई है, वैसा ही माहौल बहुजन समाज पार्टी में भी नजर आता है। बिल्कुल, और देखिए बीएसपी का अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, इन्होंने तमाम समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीएसपी की अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो किस तरीके से बीएसपी की बड़ी तैयारी है? महिलाओं की भागीदारी एक बेहतर कदम है, लेकिन इसी के साथ जातीय समीकरण बांधने का क्या प्रयास है?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक बड़ी बैठक बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश के नगर निकाय चुनाव से पहले जिस तरीके से ये बैठक होगी, उसमें साफ तौर पर चाहे वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, उस पर विशेष ध्यान सभी पार्टियां रखती हैं। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी चाहे वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, जहां पर जिस तरीके से जनसंख्या होती है, उसी के अनुरूप जो है वो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो महिलाओं की भागीदारी हो, जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, सभी बातों को ध्यान रखते हुए ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, ताकि नगर निकाय चुनाव की डेटों का जब ऐलान हो और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में अपने प्रत्याशियों को बेहतर तरीके से मैदान में उतार सके और बड़े पैमाने पर अपने प्रत्याशियों को जिताने में मदद कर सके। तो उसी लिहाज से बड़ी बैठक है और उसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ा रहा हुआ मामला हो, सामाजिक तौर का जुड़ा मामला हो, या फिर महिलाओं के भागीदारी का मामला हो। उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल ठीक है, ये महत्वपूर्ण बैठक रहेगी और क्या कुछ इस दौरान रणनीति बनाई जाती है, ये भी देखना होगा। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने पत्र लिखा है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू को वो पत्र लिखा गया है, जहां समलैंगिक विवाह के कानून को मान्यता न देने पर यह पत्र है। समलैंगिक विवाह कानून के लिए याचिका दायर की गई है बोर्ड की तरफ से, जहां समान विवाह को वैध कानून बनाना और विवाह मूल्यों को नष्ट करेगा। समाज का इस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। समान विवाह के परिणाम आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। तो बोर्ड की तरफ से कहा गया है, इसी को लेकर पत्र भी लिखा गया है। तो समाज का इस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। समान विवाह के परिणाम आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करेंगे, प्रभावित करेंगे, ये कहा गया है बोर्ड की तरफ से। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समलैंगिक विवाह के कानून को लेकर याचिका दायर की गई है बोर्ड की तरफ से। तो समान विवाह को वैध कानून बनाना और इसको लेकर बोर्ड की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। लखनऊ से अब खबर, आज से शुरू होगा बेसिक, माध्यमिक और सीबीएसई का नया शैक्षिक सत्र, जहां विद्यालयों से लेकर विभाग तक ने पूरी तैयारी की है। आज ही बांटी जाएंगी छात्रों को किताबें। शिक्षा विभाग ने आज ही किताबें बांटने के निर्देश जारी किए हैं। बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों पर कार्रवाई के निर्देश हैं। तो आज ही बांटी जाएगी छात्रों को किताबें। बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों पर कार्रवाई के निर्देश हैं। शिक्षा विभाग ने आज ही किताबें बांटने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। तो बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों पर कार्रवाई के निर्देश हैं। इसी के साथ आज से शुरू होगा बेसिक, माध्यमिक और सीबीएसई का नया शैक्षिक सत्र। विद्यालयों से लेकर विभाग तक ने इस समक्ष में पूरी तैयारी कर ली है और आज ही छात्रों को किताबें बांटी जाएंगी। इसी के साथ शिक्षा विभाग ने आज ही किताबें बांटने के निर्देश जारी किए हैं। बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों पर कार्रवाई के भी निर्देश हैं। तो आज से शुरू होगा बेसिक का, माध्यमिक और सीबीएसई का नया शैक्षिक सत्र और इसको लेकर विद्यालयों से लेकर विभाग तक ने तैयारी पूरी कर ली है और इसी के चलते निर्देश भी दिए गए हैं कि किताबें आज ही छात्रों को बांटी जाएंगी। तो बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर कार्रवाई के निर्देश है। तो ये बड़ी अपडेट, जहां आज से शुरू होगा बेसिक, माध्यमिक और सीबीएसई का नया शैक्षिक सत्र और इसके लिए आज से ही छात्रों को किताबें वितरित की जाएंगी और इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रयागराज से अगली खबर, नरेंद्र गिरी मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी पर आरोप तय। संदीप तिवारी के खिलाफ भी आरोप तय। जिला जज संतोष राय की कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। धारा 306, 120 बी के तहत कोर्ट ने आरोप तय किया है। साक्ष्य के लिए 13 अप्रैल की तारीख कोर्ट ने तय की है।
सीबीआई ने मामले में तीनों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट और आरोप तय हो गया है। तो नरेंद्र गिरी का ये पूरा मामला है, जहां किस तरीके से उनका सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था और इसी के आधार पर जो बड़े खुलासे हुए थे, सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की है और जांच करते हुए चार्जशीट दाखिल की, जिसमें दोषी करार दिया गया था आनंद गिरी को और उस पर आरोप तय हो गया है। जिला जज संतोष राय की कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। धारा 306 और 120 बी के तहत कोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं। साक्ष्य के लिए 13 अप्रैल की तारीख कोर्ट ने तय की है। तो सीबीआई ने मामले में तीनों के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां नरेंद्र गिरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासे के साथ ही साथ आनंद गिरी जो मुख्य आरोपी की भूमिका में माना जा रहा था, उसके खिलाफ आरोप तय हुआ है। मेरठ से अब खबर, अवैध होर्डिंग और अवैध अतिक्रमण को लेकर चलेगा विशेष अभियान। आज से 15 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एक्शन में प्रशासन। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जिलों को आदेश जारी किए हैं। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी मिलकर चलाएंगे ये अभियान। तो आज से 15 अप्रैल तक का विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एक्शन में प्रशासन। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जिलों को आदेश जारी किए हैं। तो नगर निगम और पीडब्ल्यूडी मिलकर चलाएंगे ये विशेष अभियान। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, क्या कुछ जानकारी? देखिए 15 अप्रैल तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। मेरठ में क्या स्थिति है और किस तरीके से प्रशासन तैयार है? देखिए, मेरठ में अवैध वाहन संचालन हो, अवैध टैक्सी बस स्टैंड हो या फिर जो होर्डिंग की बात हो, अतिक्रमण को लेकर के ये विशेष अभियान 15 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जिले जिले जाकर के ये निर्देश जारी किए हैं। साफ तौर पर प्रशासन को जारी किया है कि जितने भी अवैध अतिक्रमण के जरिए हैं, इन सबको खत्म किया जाए। विशेष अभियान चला करके 15 अप्रैल तक विशेष अभियान मेरठ में भी चलाया जाएगा। नगर निगम पूरी तैयारियों के साथ जुट चुका है। कल की बात की जाए तो मेरठ के घंटाघर क्षेत्र में भी अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर गरजा था। साथ ही विशेष तौर पर मेरठ में 15 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिल्कुल, और फिलहाल समय समय पर क्योंकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं अतुल, और ऐसे में किस तरीके से जागरूकता मेरठ वासियों में नजर आती है इसको लेकर? देखिए, पहले से ही जो प्रशासन की टीम है वो जागरूक है और लगातार लोगों से आग्रह करती रहती है अतिक्रमण ना करें, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई अतिक्रमण करता है मानने के लिए तैयार नहीं होता। जबरदस्ती दुकानों के बाहर की बात की जाए या फिर रोड टैक्सी बस स्टैंड की बात की जाए, टैक्सी स्टैंड की बात की जाए, जबरदस्ती खड़ा करने पर विशेष अभियान नगर निगम की तरफ से चलाया जाता है। उसको हटाने के लिए अगर कोई मानता नहीं है तो उस पर नगर निगम का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आता है, चाहे गाड़ी हो या फिर दुकान के बाहर की बात की जाए। जो अतिक्रमण करते हैं, टीन लगाते हैं, टीन सेट लगाते हैं या फिर दुकानों के बाहर सामान रखते हैं, उन सबको नगर निगम के द्वारा हटाया जाता है। अगर नहीं मानते हैं तो उसको नगर निगम की टीम कार्रवाई के तहत उसको बरामद करती है और उसके बाद उन पर कार्रवाई करती है। बिल्कुल, और देखिए इस अभियान के तहत भी किस तरीके से कार्रवाई की जाती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूम झुलस गए। दोनों की उम्र 10 और 12 साल बताई जा रही है। दोनों मासूमों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। तो आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूम इसकी चपेट में आ गए हैं, जहां 2 मासूम झुलसे हैं। एक की उम्र 10 साल और एक की उम्र 12 साल बताई जा रही है। बिजली गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचा है, तो इस दौरान रेफर किया गया है क्योंकि हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा है। अब खबर संभल से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल यहां मजदूरी पर जा रहे मजदूर को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस भीषण हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, कार भी पेड़ से टकराकर पलट गई। वहीं इस हादसे में कार सवार महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। इसके साथ ही पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।